हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत विकाल, आदाब, जोहार। कैसे हैं आप सब? आज है 14 अगस्त 2024, दिन बुधवार, बांग्ला 29 श्रावण। और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी मालूम हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मैया सम्मान योजना, रक्षाबंधन पर बहनों को मिलेगी पहली किस्त। रजिस्ट्रेशन 29 लाख पार, गिरिडीह टॉप पर। रक्षाबंधन पर सीएम हेमंत सोरेन झारखंड के सभी बहनों को तोहफा देंगे। इस दिन सभी बहनों के खातों में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राशि की पहली किश्त भेजी जाएगी। अब तक मैया योजना में 29 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें गिरिडीह सबसे आगे है। इसके बाद रांची, पलामू, बोकारो, धनबाद, देवघर, गढ़वा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा बहनों से रजिस्ट्रेशन कराया है। टॉप 10 जिला जहां सबसे अधिक बहनों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। गिरिडीह में 2,37,470 रजिस्ट्रेशन, रांची में 1,80,151, पलामू में 1,75,137, बोकारो में 1,76,135, धनबाद में 1,63,634, देवघर में 1,61,650, गढ़वा में 1,60,314, हजारीबाग में 1,38,986, पूर्वी सिंहभूम में 1,34,581 और पश्चिमी सिंहभूम में 1,12,895 रजिस्ट्रेशन हुआ है। 29 लाख रजिस्ट्रेशन पर सीएम ने खुशी व्यक्त की। इधर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सफलता पर सीएम हेमंत सोरेन ने खुशी जाहिर की है। हेमंत सोरेन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा कि पंचायत से लेकर जिलों, विभागों और मंत्रालय के सभी कर्मियों को साधुवाद। आपकी अथक मेहनत के कारण यह संभव हो सका। हम सोमवार शाम 7 बजे तक करीब 29 लाख बहनों का सफलतापूर्वक निबंधन कर चुके हैं। बुधवार 15 अगस्त मध्य रात्रि तक यह आंकड़ा 50 लाख पार कर जाने की पूरी उम्मीद है। इस माह के अंत से पहले सभी बहनों के खातों में सम्मान राशि की पहली किश्त भेज दी जाएगी। हम यह योजना फरवरी से लागू करना चाहते थे, पर विपक्ष की झूठी साजिशों को नाकाम करने में समय लगा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर अब और विलंब नहीं होगा। स्पेशल ब्रांच का अलर्ट, झारखंड में घुसपैठ कर सकते हैं बांग्लादेशी। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच झारखंड में बांग्लादेशी मूल के लोगों की घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने इसकी आशंका जताई है। स्पेशल ब्रांच के एसपी ने राज्य के सभी डीसी, रांची एसएसपी, धनबाद एसएसपी और जमशेदपुर एसएसपी और सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर आगाह किया है कि बांग्लादेशी मूल के नागरिकों द्वारा घुसपैठ किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा ऐसी घटना पर निगरानी रखने की सख्त जरूरत है, ताकि घुसपैठ की घटना को रोका जा सके। साथ ही पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर घुसपैठ से संबंधित कोई सूचना किसी अधिकारी को मिलती है तो वे अविलंब कार्रवाई करते हुए स्पेशल ब्रांच को इसकी सूचना साझा करें। घुसपैठ होने की आशंका के बाद राज्य के मुख्य सचिव ने भी संथाल के 6 जिलों के डीसी और एसपी के साथ बैठक कर कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए हैं। स्पेशल ब्रांच के इस अलर्ट के बाद झारखंड पुलिस और जिला प्रशासन काफी सचेत है। बता दें कि पिछले दिनों बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद झारखंड के उन सीमावर्ती इलाकों में चौकसी तेज कर दी गई है जहां बांग्लादेश की सीमा है। इस बीच भाजपा भी लगातार संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ पर राज्य सरकार पर हमलावर है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने भी संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि स्पेशल ब्रांच के माध्यम से घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने संताल के सभी डीसी को भी कई दिशा निर्देश दिए हैं। 18 से 20 हाथियों का झुंड रांची लोहरदगा फोरलेन के समीप पहुंचा। घंटों वाहनों का आवागमन बाधित रहा। लोहारदगा जिले के कुड़ू प्रखंड क्षेत्र में 18-20 की संख्या में हाथियों के झुंड को पिछली कई रात प्रखंड के राहे पहाड़ के समीप देखा गया था।
लेकिन हाथियों के इस झुंड ने राहे पहाड़ से निकलकर टाटी में एक घर को तोड़ डाला, कोकर में एक घर को तोड़ा। इसके बाद हाथी हेंजला पिकेट के समीपस्थ कब्रिस्तान के पास से सुबह करीब 4 बजे रांची डाल्टनगंज के कुड़ू 4 लेन को पार कर कालीपुर की तरफ चले गए। यह जानकारी प्रभारी फॉरेस्टर विपिन कुमार ने दी। हाथियों को सुरक्षित 4 लेन क्रॉस कराने में कामयाबी मिली। उन्होंने बताया कि हाथियों के झुंड के अचानक रांची लोहरदगा 4 लेन के समीप पहुंच जाने से घंटों वाहनों का आवागमन बाधित रहा। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को ग्रामीणों के सहयोग से हाथियों को सुरक्षित 4 लेन क्रॉस कराने में कामयाबी मिली। कहा कि वन विभाग हाथियों के संभावित क्षेत्रों का अनुमान लगाता है, लेकिन शाम होते ही वे अपनी दिशा बदलकर पुनः लोहरदगा जिले के कुड़ू, कैरो, भंडरा क्षेत्र में ही लौट आते हैं। झुंड के द्वारा अभी तक किसी आदमी पर हमला नहीं किया गया है। 18 से 20 की संख्या में इन हाथियों का झुंड इलाके में तबाही मचा रहा है। पिछले 3-4 माह से लोहरदगा जिले के कुड़ू, कैरो और भंडरा प्रखंड के सीमावर्ती इलाके के लोग जंगली हाथियों के झुंड से दहशत में हैं। 18 से 20 की संख्या में इन हाथियों का झुंड पिछले 3-4 माह से राहे, मकरा, हुरहद मकांदू, झिंगी, इटरा चडरा, हुदू, गिटीलगढ़, तान, नामनगर पत्राटोली, सुकुरहुट्टू, एड़ादोन, बिराजपुर, कैरो, जामुनटोली, बंडा, नरौली, उतका, खंडा, गजनी, महुवारी, चाल्हो, खरता, सढ़ाबे, बख्शी, गोपालगंज, पचागाई, अंबवा, भीठा, कचमची, पंडरिया, तिलसिरी, बिटपी, कोट्टा, आमदरी, पलमी, पोढ़ा, गडरपो आदि सीमावर्ती गांवों में घूम घूम कर तबाही मचा रहा है। धनबाद गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में बन रहे आवासों के साइट इंचार्ज ने लगाई फांसी। गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण करा रही एजेंसी के साइट इंचार्ज सुबोध कुमार पंडित 24 वर्ष ने कमरे में पंखा के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार रात की है। सुबोध कुमार पंडित बिहार के छपरा का रहने वाला था। वह एसएस कंस्ट्रक्शन कंपनी रांची के अधीन कार्यरत था। उसके साथ काम करने वालों ने बताया कि रात में खाना खाकर सभी अपने अपने स्थान पर सो गए थे। सुबह सुबोध का कमरा देर तक नहीं खुला तो उसके साथी उसे जगाने के लिए गए तो देखा कि सुबोध पंखा के सहारे झूल रहा है। हो हल्ला होने पर वहां मजदूरों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर गोविंदपुर थाना के पुलिस इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद व एसई रविरंजन पांडेय दलबल के साथ पहुंचे। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमएमसीएच धनबाद भेज दिया। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मजदूरों ने बताया कि कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किए जाने से वह काफी परेशान रहता था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रांची में 15 अगस्त को लेकर कोतवाली डीएसपी ने होटल ऑफ लॉज में की चेकिंग। राजधानी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थित होटलों और लॉजों की पुलिस ने चेकिंग की। एसएसपी के निर्देश पर 15 अगस्त को लेकर यह चेकिंग की गई। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में पुलिस ने सोमवार की देर रात कई होटल के कमरों की तलाशी ली। साथ ही कमरे में ठहरने वाले लोगों के बारे में जानकारी एकत्र की गई। बाहरी लोगों से पुलिस ने की पूछताछ। जांच के दौरान ऐसे लोगों से विशेष पूछताछ की गई जो बाहर से आकर ठहरे थे। हालांकि पुलिस को किसी भी होटल के कमरे से कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु बरामद होने की आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार 15 अगस्त को लेकर रूटीन चेकिंग की गई। इधर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। इस दिन सुगम यातायात की व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए शहरी क्षेत्रों में बड़े वाहनों के प्रवेश पर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक रोक रहेगी। शहर के अन्य मार्गों में छोटे वाहनों का परिचालन यथावत रहेगा। रिम्स में आज से जूनियर डॉक्टर का कार्य बहिष्कार। ओपीडी ओटी में नहीं देंगे सेवा। कोलकाता के आरजीकेएमसीएच की जूनियर महिला डॉक्टर का रेप के बाद बेरहमी से हत्या के विरोध में रिम्स के जूनियर डॉक्टर मंगलवार से कार्य बहिष्कार किया। रिम्स जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जेडीए ने सोमवार की बैठक में यह फैसला लिया। जेडीए अध्यक्ष अंकित कुमार ने बताया कि जूनियर डॉक्टर मंगलवार से ओपीडी और रूटीन सर्जरी की सेवाओं को बंद रखेंगे। नए मरीजों को भी भर्ती नहीं किया जाएगा। हालांकि सभी प्रकार की इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी।
इमरजेंसी में जूनियर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बता दें, रविवार को आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जेडीए ने कैंडल मार्च निकाला था। जेडीए के बैठक की मुख्य मांग: 1. निष्पक्ष और गहन जांच के लिए मामले को तुरंत सीबीआई को सौंप दिया जाए। 2. ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए प्रावधानों और सुरक्षा की कमी के लिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों की जवाबदेही है। चिकित्सा अधीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए। 3. डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम को लागू किया जाए। 4. रात्रिपाली में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए वार्ड और इमरजेंसी में अलग अलग पुरुष महिला डॉक्टरों के कमरे और शौचालय का प्रावधान होना चाहिए। 5. पूरे कॉलेज और अस्पताल परिसर को कवर करने वाले पूरी तरह कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। 6. पूरे परिसर और अस्पताल में 24x7 सक्षम गार्ड की व्यवस्था हो। 7. कॉलेज परिसर में कार्यात्मक स्ट्रीट लैंप की व्यवस्था हो। 8. डॉक्टरों के लिए 24/7 अलग कैफेटेरिया की व्यवस्था हो। मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल। रांची के मोरहाबादी मैदान में मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। रांची कमिश्नर, डीसी और एसएसपी की निगरानी में सभी प्लाटून्स ने इसमें भाग लिया। 15 अगस्त को होने वाले मुख्य समारोह में किस तरह सभी कार्यक्रमों का आयोजन होगा, सभी की प्रैक्टिस की गई। इनमें मंच पर मुख्य अतिथि और दूसरे वीआईपी गेस्ट के बैठने की जगह क्या होगी, मुख्य अतिथि द्वारा वीरता पदक से नवाजे गए पुलिस अफसरों को किस तरह से पदक प्रदान किया जाएगा शामिल हैं। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करवा लिया गया है। 15 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। इसके लिए मोरहाबादी मैदान 200 पुलिस बल के साथ साथ 50 से अधिक मजिस्ट्रेट के अलावा सादे लिबास में जवान तैनात रहेंगे। इस बार मुख्य समारोह में झारखंड पुलिस के अलग अलग विंग के अलावा बिहार पुलिस भी हिस्सा ले रही है। बिहार पुलिस के साथ साथ कुल 13 बटालियन परेड में हिस्सा लेंगी। इनमें सीआईएसएफ, आईटीबीपी, झारखंड जगुआर, जेएपी-1, जेएपी-10, एसएसबी, एनसीसी, स्काउट, रांची पुलिस, महिला और पुरुष बटालियन और होमगार्ड शामिल हैं। चांडिल में आतंक बने दंतैल हाथी ने चहारदीवारी व दरवाजे तोड़े, फसल किया नष्ट। झुंड से अलग घूम रहा दंतैल हाथी आतंक कम नहीं हो रहा है। हर रात हाथी किसी न किसी क्षेत्र में मकान तोड़कर और फसलों को नुकसान पहुंचाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। रविवार की रात चांडिल क्षेत्र में तोड़फोड़ करने के बाद सोमवार को हाथी नीमडीह प्रखंड क्षेत्र में प्रवेश कर गया। सोमवार की रात नीमडीह प्रखंड क्षेत्र के रामनगर टोला मुदीडीह में रविंद्रनाथ महातो के घर की चहारदीवारी तोड़कर आम के पौधे और मकई की फसल को खा गया। हाथी ने काशीनाथ महातो के घर का दरवाजा भी तोड़ दिया। इसी गांव में जंगली हाथी ने भगवान महातो के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर रखे चावल को अपना निवाला बनाया। पीड़ितों ने बताया कि हाथी करीब 1 क्विंटल चावल खा गया और जमीन पर गिराकर बर्बाद कर दिया। इसके साथ ही हाथी ने नीमडीह प्रखंड क्षेत्र की सीमा गांव में बादल प्रमाणिक के मकान का 2 लोहे का दरवाजा तोड़ दिया। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली दंतैल हाथी बड़ी समस्या बन गया है। यहां जंगली हाथियों का उत्पात रोकने के लिए अब तक किए गए सभी उपाय विफल हो गए हैं और हाथियों का आबादी वाले क्षेत्रों में उत्पात मचाना जारी है। गजराजों के आतंक से समूचा इलाका थर्राया हुआ है। ग्रामीण जानकारों का कहना है कि अमूमन हाथी अपनी राह चलते हैं। वे तभी किसी को नुकसान पहुंचाते हैं जब उनके रास्ते कोई रुकावट पैदा करता है या हाथी के लिए जब कोई खतरा बनता है। कुछ साल पहले तक हाथी ना उत्पात मचाते थे और ना हिंसक थे, जबकि दलमा वन्य जीव आश्रयणी क्षेत्र में कई गांव अवस्थित हैं जहां लोग हाथियों के बीच ही रहते हैं। अब सवाल उठता है कि हाथियों के रास्ते में रुकावट किसने डाला, उसके लिए खतरा कौन बना? पहले इसका पता लगाया जाना चाहिए कि किसकी गलती के कारण ग्रामीण हाथियों का आतंक झेल रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथी की समस्या का स्थायी समाधान निकालने का आग्रह किया है। झारखंड सैप में 565 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की होगी बहाली।
जाने क्या है नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड के स्पेशल एक्सिलियरी पुलिस सैप की दोनों बटालियन में 565 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की बहाली होगी। रांची के डोरंडा स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप वन परिसर में आगामी 27 से 29 अगस्त तक भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न पदों पर बहाल किया जाएगा। प्रशिक्षण निदेशालय के अनुरोध पर पुलिस मुख्यालय ने नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 6 सदस्यीय चयन समिति का गठन कर दिया है। सैप में सेवानिवृत्त जेसीओ, हवलदार व सिपाहियों की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति होती है, जिन्हें एक मुश्त मासिक वेतन दिया जाता है। झारखंड राज्य के भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने पर ही रिक्त पदों पर दूसरे राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति होगी। इन्हें 1 वर्ष में 30 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा। यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार होगा। कर्तव्य पालन के क्रम में उग्रवादी हिंसा में मारे जाने पर राज्य के पुलिसकर्मियों के आश्रितों को जो अनुग्रह अनुदान देय है, वह मृत सैपकर्मी के आश्रितों, पत्नी, पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्र की विधवा पत्नी, भाई, अविवाहित बहन, माता पिता को दिया जाएगा। चलिए जानते हैं किस पद के लिए कितनी रिक्तियां। सूबेदार मेजर 3 के 3 पद हैं। सूबेदार सामान्य के 13 पद। नायब सूबेदार तकनीकी 2 पद। सूबेदार वितंतु 20 पद। नायब सूबेदार आशुलिपिक 1 पद। हवलदार सामान्य 102 पद। हवलदार चालक 6 पद। सिपाही सामान्य 385 पद। सिपाही चालक 20 पद और रसोइया के 13 पद हैं। कुल 565 पद पर भर्ती होने वाली है। भूतपूर्व सैनिकों की सेवा अनुबंध पर ली जा रही है ताकि राज्य में विधि व्यवस्था संभालने, नक्सल विरोधी अभियान को गति देने, राज्य की काराओं में सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, थाना, आउटपोस्ट, ओपी, टेम्पररी आउटपोस्ट, टीओपी में पर्याप्त सशस्त्र बल उपलब्ध हो सके। इसके लिए बहुउद्देशीय सैप की 2 वाहिनी, सैप 1 टाटीसिल्वे व सैप 2 वाहिनी हलुदबनी जमशेदपुर का गठन हुआ था। दोनों वाहिनियों का कार्यकाल 31 मई 2027 तक विस्तारित है। घुसपैठियों को चिन्हित करें। स्पेशल ब्रांच पहचान पत्र जारी करने से पहले लैंड रिकॉर्ड जांच करें। अधिकारी हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पेशल ब्रांच का इस्तेमाल कर संथाल इलाके में बांग्लादेशी मूल के घुसपैठियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दानियाल दानिश की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने 8 अगस्त को यह आदेश पारित किया है। जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के आदेश की विस्तृत कॉपी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि जिला प्रशासन संथाल के 6 जिलों में पहचान के लिए इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जारी करने से पहले उस व्यक्ति की भूमि व अन्य दस्तावेजों का मिलान करें। हाईकोर्ट ने दानियाल दानिश की जनहित याचिका में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी यूआईडी के महानिदेशक, भारतीय चुनाव आयोग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के निदेशक को भी प्रतिवादी बनाया है। प्रार्थी का पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वर्ष 1951 से 2011 के बीच घुसपैठियों के प्रवेश करने से संथाल में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में 44.67% से 28.11% की गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम जनसंख्या में 9.44% से 22.73% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अदालत अब इस मामले में 22 अगस्त को सुनवाई करेगा। झारखंड नक्सली सूचना और आपराधिक घटनाओं का रिकॉर्ड जुटाने वाला विभाग खाली। झारखंड पुलिस में नक्सलियों की जानकारी जुटाने वाली एसआईबी खाली पड़ा है। साथ ही आपराधिक घटनाओं का रिकॉर्ड जुटाने वाला विभाग एससीआरबी भी खाली है। एसआईबी में डीआईजी और एसपी दोनों पद खाली हैं। वहीं एससीआरबी में आईजी और एसपी का पद लंबे समय से खाली पड़ा है। चौंकाने वाली बात यह है कि सीएम सुरक्षा के एसपी का पद भी रिक्त पड़ा हुआ है। राज्य में खुफिया सूचना जुटाने का काम स्पेशल ब्रांच का है। स्पेशल ब्रांच के प्रमुख एडीजी स्तर के अधिकारी होते हैं, लेकिन अक्टूबर 2021 में मुरारी लाल मीणा को यहां से हटाकर मुख्यालय एडीजी बनाया गया था।
तब से यह पद खाली पड़ा है। स्पेशल ब्रांच में एडीजी नहीं होने से आईजी को प्रभार मिला है। वहीं स्पेशल ब्रांच में एसपी स्तर के 4 पद हैं, लेकिन सबसे अहम सीएम सुरक्षा का पद रिक्त है। 2 ही अधिकारी कुसुम पुनिया और चंदन झा की यहां नियमित पोस्टिंग है। पूरे विभाग में किसी अन्य आईपीएस अधिकारी की यहां नियमित पोस्टिंग नहीं दी गई है। झारखंड पुलिस में आईपीएस रैंक के 19 पद खाली है, जिसका नाम इस प्रकार है: डीजी ट्रेनिंग, डीजी रेल, डीजी स्पेशल ब्रांच, डीआईजी बजट, एसीबी एसपी 2 पद, आईजी एससीआरबी, डीआईजी एसआईबी, डीआईजी रेल, स्पेशल असिस्टेंट डीजीपी, एसपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच, एसपी स्पेशल ब्रांच, एसपी एसआईबी, एसपी एसटीएफ, एसपी जेपीटीसी, एसपी जंगल वॉरफेयर, एसपी स्पेशल ब्रांच, सीआईडी एसपी, सिटी एसपी जमशेदपुर, एसपी एससीआरबी और आईपीएस रैंक 13 पद अतिरिक्त प्रभार में चल रहे हैं, जिसका नाम इस प्रकार है: डीजी एसईबी, आईजी एसटीएफ, जैप 4 कमांडेंट, जैप 5 कमांडेंट, जैप 8 कमांडेंट, जैप 9 कमांडेंट, आईआरबी 1 कमांडेंट, आईआरबी 2 कमांडेंट, आईआरबी 3 कमांडेंट, आईआरबी 5 कमांडेंट, आईआरबी 9 कमांडेंट, आईआरबी 10 कमांडेंट एंड एसआईआरबी 1 कमांडेंट जो प्रभार में चल रहे हैं। आदित्यपुर में आंदोलन लाया रंग, नगर निगम ने रातों रात की सड़क मरम्मत। आदित्यपुर के नागरिकों का आंदोलन रंग लाया है। जिस जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए सड़क के गड्ढों में सोमवार को धान रोपणी की गई थी, उसकी नगर निगम ने रातों रात मरम्मत कर दी है। बता दें कि आदित्यपुर आकाशवाणी चौक के समीप महीनों से सड़क जर्जर हो गई थी। सड़क की मरम्मत के लिए पिछले दिनों नगर निगम को झापनपन सौंपा गया था और 72 घंटे में सड़क मरम्मत की मांग की गई थी। 72 घंटे बीत जाने पर भी जब नगर निगम ने सड़क की मरम्मत नहीं की, तो सोमवार को विरोध में स्थानीय लोगों ने जर्जर सड़क के गड्ढों में धान रोपा था। इसके परिणाम स्वरूप सोमवार की देर रात नगर निगम ने विशेष रूप से अभियान चलाकर सड़कों की मरम्मत करवा दी। बता दें कि यह सड़क आकाशवाणी चौक से आरआईटी क्षेत्र को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। यह कोलकाता बाजार के पास महीनों से जर्जर हालत में थी। वहां कई गड्ढे हो गए थे जो हर पल दुर्घटना को दावत दे रहे थे। इस सड़क से हजारों स्कूली बच्चों के साथ साथ आम लोगों का आवागमन होता है। एनआईटी जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थान का पहुंच पथ भी यही है। इसकी दुर्दशा को देख स्थानीय लोगों के साथ भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सतीश शर्मा, ललन शुक्ला, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित सिंह, पूर्व युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी शनि सिंह, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष मिंटू पांडे, पूर्व महामंत्री किसान मोर्चा धीरेन्द्र ओझा, सरोज सिंह, सत्यजीत साहू, सूरज सिंह, अभिषेक कुमार, गणेश प्रजापति, चंदन शर्मा, पवन सिंह, हरेंद्र सिंह, रहीस शर्मा, शांतनु चक्रवर्ती आदि ने नगर निगम को झापन सौंपकर मरम्मत का आग्रह किया था। नौकरी व बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर हेमंत सरकार ने ठगा मधु कोड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नेतृत्व में भाजपा सारंडा मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को किरीबुरु एवं मेघाहातुबुरु में झारखंड सरकार के खिलाफ घंटा बजाओ सरकार जगाओ पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है, बेरोजगारों को नौकरी दो अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दो आदि गगनभेदी नारे लगाए जा रहे थे। पदयात्रा मेघाहातुबुरु स्थित भाजपा कार्यालय से निकला और किरीबुरु मेघाहातुबुरु शहर का भ्रमण किया। इस दौरान भगवान बिरसा, डायनेक्टर अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर मधु कोड़ा ने माल्यार्पण किया। मंगलवार को ही गुव्वा व बड़ा जामदा में भी पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा में मधु कोड़ा ने कहा कि झामुमो की हेमंत सोरेन ने 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2 वर्ष में 5 लाख युवकों को नौकरी देगी। नौकरी नहीं दे पाई तो बेरोजगार स्नातक छात्र छात्राओं को 5,000 रुपये और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं को 7,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। इस झूठे वादे के झांसे में आकर पढ़े लिखे छात्र छात्राओं ने झामुमो एवं कांग्रेस को वोट देकर हेमंत सरकार को बनाया।
झारखंड के 42 नियोजन कार्यालय में 2019 में 80,000 शिक्षित बेरोजगारों ने अपना नाम दर्ज कराया था, लेकिन जामुमो की उक्त झूठी घोषणा के बाद नियोजन कार्यालय में नाम दर्ज कराने हेतु बेरोजगारों की भीड़ उमड़ी और अब तक 6.5 लाख बेरोजगार नाम दर्ज करा चुके हैं। इसमें सिर्फ पश्चिम सिंहभूम में 16,000 बेरोजगारों ने नाम दर्ज कराया है। इसमें एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता हेमंत सोरेन की सरकार ने नहीं दिया है। आज छात्र छात्राएं सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। हेमंत सरकार छात्रों के आंदोलन को लाठी से दबाना चाहती है। भाजपा पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को नौकरी एवं बेरोजगारी भत्ता दिलाने के लिए संघर्ष करने तथा वादा खिलाफी पर हेमंत सरकार के खिलाफ जन आंदोलन चलाकर हेमंत सरकार को हटाने हेतु 17 अगस्त को जगन्नाथपुर अनुमंडल कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेगी। फिर अनुमंडल अधिकारी के माध्यम से हेमंत सरकार को वादा खिलाफी से संबंधित मांग पत्र देगी। इसके बाद बंद खदानों को खोलवाने व उसमें रोजगार देने तथा वनाधिकार का पट्टा के लिए गांव-गांव से बेरोजगारों व भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज लेकर बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ छेड़ा जाएगा। इस दौरान सारंडा मंडल अध्यक्ष मधुसूदन तुबिद, संजीव राय, श्याम गुप्ता, अरविंद लाल, जावेद गोपी लागुरी, ढेले मुंडा, राजकुमार गुप्ता, अफ्ताब आलम, सोमा नाग, प्रफुल्ल मंडल, सोनाराम गोप, मंगरा मुंडू, वीरेंद्र मिश्रा, मनोज सिंह आदि कार्यकर्ता शामिल थे। गोवा प्रबंधन के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू होगा। मधु कोड़ा, सेल, गोवा खदान के संयुक्त यूनियन के मजदूर नेताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने गोवा स्थित अपने आवास पर सोमवार की रात बैठक की। इसमें पिछले दिनों गोवा खदान में स्लो डाउन आंदोलन से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। बैठक के बाबत मधु कोड़ा ने बताया कि उक्त आंदोलन के दौरान सेल, बीएसएल एवं गोवा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ सेल की मेघालय गेस्ट हाउस में संयुक्त मोर्चा के बीच बैठक में सहमति बनने के बाद आंदोलन समाप्त किया गया था, लेकिन प्रबंधन अपना वादा पूरा नहीं कर रहा है। जल्द ही सेल की गोवा प्रबंधन से इसका कारण पूछेंगे। सम्मानजनक जवाब नहीं मिलने पर बड़ा आंदोलन अर्थात आर्थिक नाकेबंदी भी शुरू की जा सकती है। मधु कोड़ा मंगलवार को मेघालय गेस्ट हाउस पहुंचे। यहां लोगों ने उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। हालांकि सीजीएम के नहीं होने पर प्रबंधन से वार्ता नहीं हो सकी। मधु कोड़ा ने कहा कि सेल प्रबंधन किरीबुरू का प्रोस्पेक्टिंग, मुर्गापाड़ा आदि क्षेत्रों की जर्जर सड़कें, मेन मार्केट आदि क्षेत्रों की सीवरेज नालियों का निर्माण नहीं कर रहा है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। किरीबुरू मेघा हाथुबुरू की सभी बस्तियों में पेयजल की गंभीर समस्या। सेल की किरीबुरू मेघा हाथुबुरू जनरल अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी के अलावे स्त्री, हड्डी व नश, ईएनटी, सर्जन, औषधि आदि विशेषज्ञ चिकित्सकों के नहीं रहने की वजह से सेलकर्मियों व आम मरीजों की जान पर हमेशा खतरा मंडराता है। इन सभी समस्याओं को लेकर किरीबुरू मेघा हाथुबुरू प्रबंधन के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस दौरान मजदूर नेता रामा पांडेय, जयसिंह नायक, पंचम जॉर्ज सोय, राजेश कोडाड, रमेश गोप, राजकुमार झा, जीप सदस्य देवकी कुमारी, पंसस भादो टोप्पो, मुखिया पद्मिनी लागुरी, पद्मा केशरी आदि मौजूद थे। हेमंत सोरेन के मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा पर मधु कोड़ा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में झामुमो ने अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग झूठा आश्वासन दिया था कि सभी को विधानसभा चुनाव में झामुमो प्रत्याशी बनाएगी। इस झूठा आश्वासन व प्रत्याशी बनने की चाहत में सारे झामुमो कार्यकर्ता संविधान बदलने, वनाधिकार का पट्टा दिलाने आदि से मतदाताओं को गुमराह कर जोबा मांझी को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब झामुमो किस किस को प्रत्याशी बनाएगी? हेमंत सोरेन झामुमो की गुटबाजी को शांत कराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस बार मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के झामुमो के नाराज कार्यकर्ता व क्षेत्र की मतदाता झामुमो को सबक सिखाने का काम करेगी। जमशेदपुर में तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करें। कमांडेंट, सुंदरनगर स्थित रैपिड एक्शन फोर्स रैफ की 106वीं बटालियन ने मंगलवार को हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया।
यह रैली रैफ कैंप परिसर से निकलकर सुंदरनगर एवं आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण कर रैफ कैंप में लौटकर समाप्त हुई। इस विशेष आयोजन का नेतृत्व रैफ की 106वीं बटालियन के कमांडेंट राजीव कुमार के निर्देशन में किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय जनता को बाइक रैली निकालकर देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान तिरंगा बाइक रैली में शामिल रैफ के जवान भारत माता का उद्घोष करते हुए लोगों में जोश और उत्साह भरा। रैली का मुख्य उद्देश्य हर घर तिरंगा का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। कमांडेंट राजीव कुमार ने इस अवसर पर सभी को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस पहल को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एक अभिनव और रचनात्मक दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया। तिरंगा बाइक रैली में द्वितीय कमान अधिकारी शैलेंद्र कुमार, विवेक कुमार, सीएमओ एसजी डॉक्टर अश्वनी कुमार, उप कमांडेंट नागेंद्र सिंह, उप कमांडेंट मनीषा पाठक सहित अन्य अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, जवान और महिला कार्मिक शामिल थे। जादूगोड़ा में देशभक्ति के नारों के बीच भाजपा ने निकाली तिरंगा पद यात्रा। जादूगोड़ा नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष विनोद सिंह की अगुवाई में आज मंगलवार दोपहर तिरंगा पद यात्रा निकाली गई। इस मौके पर हाथ में तिरंगा लिए भाजपा कार्यकर्ता भारत माता की जय, वंदे मातरम समेत देशभक्ति नारे लगा रहे थे। कार्यक्रम में पूरे घाटशिला विधानसभा समेत प्रदेश व जिला स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें भारी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी देखी गई। गीता मुर्मू ने इस बाबत कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 10 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जादूगोड़ा में लोगों के बीच तिरंगा के प्रति सम्मान को लेकर पद यात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा वीर शहीद सिदो कान्हू चौक से यूसिल अस्पताल पहुंचकर समाप्त हो गई। तिरंगा पदयात्रा में जादूगोड़ा नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष विनोद सिंह, डॉक्टर सुनीता सोरेन, देवयानी मुर्मू, गीता मुर्मू, रूपाली सवैया, लखन मार्डी, हराधन दास, गणेश सिंह सोलंकी, सत्या तिवारी, दिनेश साव, अनिल कुमार विश्वकर्मा, रोहित सिंह परमार, सुभाष सरदार, रोहित राकेश सिंह, अशोक विश्वकर्मा समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जज उत्तम आनंद हत्याकांड हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट से मांगे केस से जुड़े सभी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज। धनबाद के दिवंगत जज उत्तम आनंद हत्याकांड के दोषियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा की क्रिमिनल अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सीबीआई कोर्ट से इस केस से जुड़े सभी साक्ष्य और घटना की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव की डबल बेंच में दोनों दोषियों की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सभ्यसांची ने बहस की। लखन और राहुल ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी है चुनौती। दरअसल धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम उत्तम आनंद की हत्या मामले में धनबाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 22 जुलाई ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सीबीआई कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था। सीबीआई कोर्ट के इस आदेश को लखन वर्मा और राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लैंड स्कैम, पूर्व डीसी छवि समेत 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 अगस्त तक बढ़ी। रांची के बरियातू स्थित चेशायर होम रोड की भूमि की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को मंगलवार को रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। जिन आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई उसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, भरत प्रसाद, राजेश राय, इम्तियाज अहमद, अफसर अली, लखन सिंह और मो सद्दाम का नाम शामिल है। फिलहाल यह केस चार्ज फ्रेम की स्टेज पर है। युवा जन शक्ति मोर्चा 15 अगस्त को निकालेगी बाइक रैली। युवा जन शक्ति मोर्चा पार्टी स्वतंत्रता दिवस के दिन
15 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय झा के जन्मदिन पर तिरंगा बाइक रैली निकालेगी। यह जानकारी मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि युवा जनशक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय झा का जन्मदिन हर वर्ष 15 अगस्त को सेवा दिवस के रूप में पूरे राज्य के कार्यकर्ता द्वारा मनाया जाता है, जिसमें सामाजिक सेवा सम्मान, वीरांगना सम्मान, रक्तदान शिविर, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है। इस संबंध में आज मंगलवार को यहां आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय महासचिव विकास सिन्हा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात सिंह चौहान, कोल्हान अध्यक्ष मंजीत सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि 15 अगस्त को आदित्यपुर 2 से तिरंगा यात्रा के साथ बाइक रैली निकाली जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष वृद्ध आश्रम जाएंगे और उन लोगों के साथ जन्मदिन का उत्सव मनाएंगे, जहां केक कटिंग होगा और वृद्धों को भोजन कराएंगे। 1.95 लाख क्विंटल नमक और 27,000 क्विंटल चीनी के लिए जारी हुआ झारखंड में टेंडर। राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग ने रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक और चीनी, व्हाइट क्रिस्टल शुगर के लिए टेंडर जारी कर दिया है। नमक के लिए 29 अगस्त के शाम 5 बजे तक टेंडर जमा होगा। प्रीबिड मीटिंग 20 अगस्त को होगी, जबकि चीनी का टेंडर 28 अगस्त तक जमा होगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने 1.95 लाख क्विंटल रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक के लिए टेंडर जारी किया है। वहीं 27,000 क्विंटल चीनी के लिए टेंडर जारी किया गया है। लाल कार्डधारियों को मुफ्त में 1 किलोग्राम रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक दिया जाएगा। धनबाद पुलिस ने निरसा से 2 लोहा चोरों को दौड़ा कर पकड़ा। निरसा एसडीपीओ रजत माणिक बाखला के नेतृत्व में पुलिस ने ईसीएल की बरमुड़ी कोलियरी से आगे श्मशान घाट के समीप से 2 लोहा चोरों को दौड़ा कर पकड़ लिया। बाकी चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। वाकया सोमवार रात का है। पुलिस ने मौके से 2 टेम्पो, गैस कट्टर, लोहे का चदरा बरामद किया है। यह जानकारी एसडीपीओ रजत माणिक बाखला ने मैथन स्थित अपने ऑफिस में प्रेसवार्ता में दी। बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस की टीम श्मशान घाट के पास पहुंची तो देखा कि 8 से 9 की संख्या में युवक कोलियरी में पड़े लोहे के चदरा को गैस कट्टर से काट रहे हैं। पुलिस को देखकर चोर भागने लगे। पुलिस जवानों ने दौड़ा कर 2 चोरों को पकड़ लिया, जबकि बाकी साथी भाग निकले। पुलिस ने वहां से एक डाला बॉडी टेम्पो व उस पर लोडकर 4 पीस लोहे का चदरा, गैस सिलेंडर लोडकर एक यात्री टेम्पो, गैस कट्टर, पाइप सहित लोहा काटने में उपयोग आने वाले अन्य सामान जब्त किए हैं। बरामद लोहे के चदरा का वजन करीब 2 क्विंटल है। गिरफ्तार युवकों में तालडंगा का मोहम्मद शाहिद और निरसा के मदनपुर का मोहम्मद डालिम शामिल है। दोनों ने गिरोह के अन्य सदस्यों का नाम भी बताया है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। छापेमारी टीम में चिरकुंडा थाना प्रभारी सुनील कुमार सिन्हा, मैथन ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन व जवान शामिल थे। रांची के सुखदेव नगर में सब्जी कारोबारी से 2,40,000 की लूट, 2 अपराधी अरेस्ट। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के माउंट मोटर गली में सब्जी कारोबारी संजय कुमार चौरसिया से 2,40,000 रुपया की लूट हुई है। यह घटना मंगलवार की सुबह हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 6 घंटे में ही पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस में घटना में प्रयुक्त की स्कूटी भी बरामद किया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सब्जी कारोबारी संजय कुमार चौरसिया ट्रेन से उतरकर रातू रोड आया। उसके बाद फिर वह पैदल ही माउंट मोटर गली से होते हुए अपने घर जा रहा था। इसी दौरान 2 स्कूटी सवार अपराधियों ने चाकू की नोक पर कारोबारी से रुपया लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद कारोबारी के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। रांची पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी अर्जुन को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी अर्जुन सिंह उर्फ नेपाल को गिरफ्तार किया है। एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए नगड़ी थाना क्षेत्र से फरार उग्रवादी अर्जुन गिरफ्तार किया है। अर्जुन के खिलाफ गुमला जिला में 9 मामले दर्ज हैं, जिनमें वह फरार चल रहा था।
रांची जिला में कोई मामला दर्ज न होने के कारण गुमला पुलिस को सूचित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उग्रवादी अपनी पहचान छिपाकर रांची के नगड़ी इलाके में जीवन यापन कर रहा था, लेकिन रांची को पुलिस को मामले की जानकारी हुई और छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी पता चला है कि गुमला पुलिस द्वारा नेपाल सिंह के घर की कुर्की की कार्रवाई की गई है। लोहरदगा में धनरोपनी कर रही महिला की वज्रपात से मौत, दूसरी घायल। लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र स्थित नगड़ा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। खेत में सोमवार को धनरोपनी के दौरान यह घटना घटी है। मृतक महिला की पहचान गुलाब महल्ली की 30 वर्षीय पत्नी के रूप में हुई है। वहीं घायल महिला की पहचान प्रयाग उरांव की पत्नी देवंती उरांव के रूप में की गई है। देवंती उरांव का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि नगड़ा गांव में आधा दर्जन महिलाएं धनरोपनी का काम कर रही थीं। इसी दौरान जोरदार बारिश होने लगी। इसी क्रम में ठनका भी गिरा, जिसकी चपेट में 2 महिलाएं आ गईं। इनमें से एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जमीन कारोबारी कमलेश को कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया होटवार जेल। पत्रकार से जमीन कारोबारी बने कमलेश कुमार की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद एजेंसी ने उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में उसे पेश किया, जिसके कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया है। ईडी ने रिमांड अवधि के दौरान उससे कई बिंदुओं पर पूछताछ की है। बता दें कि लैंड स्कैम से जुड़े केस में ईडी ने पिछले महीने कमलेश के घर पर छापेमारी की थी, जिसमें उसके घर से 1 करोड़ रुपए कैश और 100 कारतूस बरामद हुए थे। ईडी की पूछताछ के बाद में कमलेश को गिरफ्तार किया था। राज्य की मैया सम्मान योजना की नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए चिंतित हैं। हेमंत सोरेन, प्रतुल शाहदेव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रक्षाबंधन के दिन सांकेतिक रूप से कुछ महिलाओं को मैया सम्मान योजना की पहली किस्त की 1000 रुपए राशि देने की घोषणा को नौटंकी करार दिया। प्रतुल ने कहा कि वस्तुतः रक्षाबंधन के दिन हेमंत सोरेन अपनी सरकार की रक्षा के लिए यह ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी सरकार ने तो गरीब महिलाओं को 8000 रुपए महीना देने का वादा अपने निश्चय पत्र में किया था, उसका क्या हुआ? 2000 रुपए प्रतिमाह चूल्हा खर्चे में और 6000 रुपए गरीब परिवारों को देने का साफ जिक्र है निश्चय पत्र में। अब चुनाव को देखकर मात्र 1000 रुपए प्रतिमाह का झुनझुना थमाने की तैयारी हो रही है। प्रतुल ने कहा कि इस सरकार के 4.25 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 7000 रेप की घटनाएं हुईं। एक आदिम जनजाति की बेटी के 50 टुकड़े कर दिए गए, तो दुमका में एक बेटी को जिंदा पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। बरहेट में एक नाबालिग आदिवासी बेटी को रेप के बाद फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी गई। सैकड़ों सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हुईं। इन सारे रेप के जघन्य मामलों पर सरकार असंवेदनशील क्यों रही? सरकार को श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि कितने मामलों में उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दुष्कर्मियों को सजा दिलाई और कितने मामलों में अभी भी चार्जशीट नहीं हुआ। प्रतुल ने कहा, यह श्वेत पत्र सरकार कभी जारी नहीं करेगी, क्योंकि इससे सरकार की कलई खुल जाएगी। प्रतुल ने कहा कि हेमंत सरकार का डिलीवरी मैकेनिज्म वैसे भी बहुत ही घटिया है। सरकार ने 26 जनवरी 2022 को पूरे तामझाम के साथ गरीबों के लिए 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सब्सिडी की शुरुआत की थी। ये योजना अब लगभग बंद हो गया है। अबुआ आवास में सिर्फ वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहले किश्त जारी की गई है। 2024-25 वित्तीय वर्ष का तो कोई किश्त भी जारी भी नहीं हुआ है। पूरे राज्य में एक भी अबुआ आवास आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ। मैया सम्मान योजना में वित्त मंत्री साफ कह रहे हैं कि आकस्मिक निधि से इस वित्तीय वर्ष में सिर्फ 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि एक महीने में 50 लाख महिलाओं को इस योजना में 500 करोड़ देने पड़ेंगे। प्रतुल ने कहा कि तो क्या सरकार मान रही है कि वह सिर्फ 2 महीने का झुंझुना है और उसके बाद यह योजना बंद हो जाएगी। पांडेय गिरोह का था पटना स्टेशन से बरामद हुए 50 लाख।
जांच के लिए पहुंची झारखंड एटीएस। पटना रेलवे स्टेशन से बीते 10 अगस्त को 50 लाख रुपया बरामद हुआ था। यह रुपया झारखंड के पांडे गिरोह का था। इसे लेकर झारखंड एटीएस की एक टीम पटना पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले में एक व्यक्ति को पकड़ा गया था। जांच में यह बात सामने आई है कि बरामद पैसा झारखंड के रामगढ़ जिला के पवन ठाकुर का है। पवन ठाकुर सीधे तौर पर पांडेय गिरोह से जुड़ा हुआ है। पवन ठाकुर के ऊपर कई मामलों को लेकर झारखंड में एफआईआर दर्ज किया जाएगा। रामगढ़, हजारीबाग जैसे कोयला क्षेत्र में पांडेय गिरोह एक्टिव हैं। फिलहाल इस गिरोह को विकास तिवारी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। दरअसल आरपीएफ ने बीते 10 अगस्त की रात पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैंडलर बजरंग कुमार ठाकुर को रांची पटना वंदे भारत से उतरने के बाद लाल रंग के ट्रॉली बैग में रखे 50 लाख कैश के साथ पकड़ा था। पूछताछ में ही उसने बताया था कि रकम पवन ठाकुर की है। पटना पहुंचने के बाद पवन या उसका कोई आदमी फोन करता कि इसे कहां पहुंचाना है। पवन और बजरंग दोनों झारखंड के रामगढ़ के हैं। इधर आयकर की टीम ने बजरंग से पूछताछ की थी। उसके पास से मिले 3 मोबाइल की सीडीआर भी देखी गई थी। पटना जंक्शन से बजरंग ट्रॉली लेकर फुट ओवर ब्रिज से जा रहा था। उसकी गतिविधि देखकर आरपीएफ ने उसे रोका और बैग खोलने को कहा। उसने कहा कि ट्रॉली लॉक है। उसके बाद आरपीएफ ने पूछताछ शुरू की तो पुलिस को चकमा देने के लिए कहा कि इसमें 50 लाख कैश है, जो मैंने वंदे भारत के एक यात्री की चोरी की है। आरपीएफ ने पटना से रांची के बीच जहां जहां वंदे भारत रुकती है वहां के आरपीएफ और जीआरपी से पूछताछ की तो कहीं भी ऐसा केस दर्ज नहीं था। बाद में आयकर की टीम को बुलाया गया। टीम के सामने ही ट्रॉली को तोड़ा गया तो उसमें 50 लाख कैश थे। तब उसने बताया कि यह रकम पतरातू के रामगढ़ के रहने वाले कोयला कारोबारी पवन ठाकुर की है। चीन में आयोजित जूनियर वर्ल्ड ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता वफ नारायण लेंगे भाग। चीन के बीजिंग शहर में 21 से 25 अगस्त तक आयोजित जूनियर वर्ल्ड ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता, कुमारी और नारायण महातो भाग लेंगे। झारखंड साइकिलिंग संघ के महासचिव शैलेंद्र पाठक ने बताया कि झारखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि साइकिलिंग खेल में पहली बार झारखंड के 2 खिलाड़ी वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। शैलेंद्र पाठक ने बताया कि सरिता कुमारी और नारायण महतो राष्ट्रीय प्रतियोगिता और एशियन प्रतियोगिता में पदक जीत चुके हैं। सरिता कुमारी झारखंड की लोहरदगा जिले की रहने वाली है, वहीं नारायण महतो बोकारो जिला के रहने वाले हैं। दोनों खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल हैं और चीन में होने वाले जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ियों को वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने पर सांसद राजमहल लोकसभा क्षेत्र विजय हांसदा, उपायुक्त गिरिडीह नमन प्रियेश लकड़ा, झारखंड साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष मधुकांत पाठक, झारखंड साइकिलिंग संघ के महासचिव शैलेंद्र पाठक, झारखंड साइकिलिंग संघ के उपाध्यक्ष अमलान कुसुम सिन्हा, सुरेश कुमार, सुरजीत कुमार, अजय मुकुल टोप्पो, झारखंड साइकिलिंग संघ के कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह, जेएसएसपीएस प्रशिक्षक रामकुमार भट्ट, प्रथम शर्मा, लखन हांसदा समेत खेल प्रेमियों ने बधाई दी। युवा मूक दर्शक नहीं, राज्य के बदलाव का वाहक बने। सुदेश महातो। युवा आजसू के सभी पदाधिकारी आने वाले दिनों में न सिर्फ खुद को संवारेंगे बल्कि राज्य के भविष्य को संवारने का नेतृत्व भी करेंगे। युवा आजसू के सभी साथी जनता के हक हकूक के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करें और निर्भीक होकर सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहें। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महातो ने हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित युवा आजसू रांची जिला ग्रामीण प्रतिनिधि सम्मेलन में कही। इस सम्मेलन में रांची के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों के युवा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपने पद की शपथ ग्रहण की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास युवाओं के विकास को लेकर कोई मापदंड नहीं है। अनुबंध कर्मियों से समान काम, समान वेतन, समान अवसर का वादा हो या युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने की घोषणा, सभी मुद्दों पर सरकार अपनी जुबान से पलट गई है। इन्होंने सभी को छला है और अपने किए वादों को पूरा न कर मुख्यमंत्री पद की गरिमा को धूमिल किया है। युवाओं का हक केवल वोट करना नहीं बल्कि जवाबदेह नेता तैयार करने का दायित्व भी उन पर है। युवा आजसू के सभी पदाधिकारी गांव की चौपाल में बैठकर जनता को सरकार की वादा खिलाफियों से अवगत कराएं। नौजवानों के सपनों को पूरा करने के लिए
राज्य में एक बेहतर वातावरण तैयार करना हमारा संकल्प। यह समय राज्य में नए परिणाम और नए विश्वास को स्थापित करने का है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने हर साल 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था। इस संबंध में कुछ भी काम नहीं हुआ है। युवाओं को सिर्फ धोखा दिया गया है। युवा हमारे राज्य और देश के भविष्य निर्माता है। वह राज्य के युवाओं के साथ छल कर रहे हैं। उनके इस छल को समझना होगा। रांची के युवा आजसू के साथियों द्वारा किया हुआ संघर्ष पूरे राज्य में एक विचार के रूप में जाएगा और इससे पूरे राज्य में बदलाव की लहर जागृत होगी। इस परिवर्तन के लिए सभी पदाधिकारी जमीनी स्तर पर जनता के बीच अपनी सक्रियता को सुनिश्चित करें। इस अवसर पर केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत, पूर्व डीआईजी संजय रंजन, केंद्रीय सचिव जितेंद्र सिंह, युवा जिला प्रभारी आतिश महतो, युवा संयोजक गदाधर महतो, युवा संयोजक जब्बार अंसारी, युवा संयोजक अमित कुमार, अमित महतो, युवा प्रदेश संयोजक युवा गौतम सिंह समेत जिले के 18 ब्लॉक के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से आए युवा आजसू के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस समारोह परेड का किया फुल ड्रेस रिहर्सल। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन चाईबासा पुलिस लाइन में होगा। समारोह उपायुक्त डीसी कुलदीप चौधरी के नेतृत्व तथा पुलिस अधीक्षक एएसपी आशुतोष शेखर की मौजूदगी में होगा। इस दौरान होने वाले परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल मंगलवार को किया गया। रिहर्सल में सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक तदुपरांत उपायुक्त का आगमन हुआ। इसके बाद परेड में शामिल प्लाटून द्वारा दोनों पदाधिकारियों को सलामी दी गई। सलामी उपरांत उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण तथा झंडोत्तोलन किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला में पुलिस लाइन केंद्र चाईबासा में आयोजित राजकीय समारोह में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में सुबह 9:05 पर झंडोत्तोलन करेंगे। मुख्य कार्यक्रम के बाद सुबह 10 बजे सिंहभूम प्रमंडल आयुक्त कार्यालय सहित जिला परिषद कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, सदर चाईबासा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय तथा पूर्वाह्न 10:30 बजे जिला समाहरणालय में झंडोत्तोलन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या 14 अगस्त को चाईबासा स्थित पिल्लई सभागार में दोपहर 1:30 बजे से स्कूली बच्चों की सहभागिता से सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को अपराह्न 1:30 बजे से बिरसा मुंडा स्टेडियम में फैंसी क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत पूरे हर्षोल्लास तथा गौरवमयी वातावरण में स्वतंत्रता दिवस को समारोह पूर्वक मनाने तथा प्रत्येक नागरिक का ऑनलाइन माध्यम से चाईबासा में आयोजित मुख्य समारोह में भाग लेने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीसी वेस्ट सिंहभूम फेसबुक पेज के माध्यम से राजकीय समारोह का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। रामगढ़ उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सिदो कान्हू मैदान में परेड का निरीक्षण किया। स्वतंत्रता दिवस पर सिदो कान्हू मैदान रामगढ़ में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को अंतिम अभ्यास किया गया। इस क्रम में उपायुक्त चंदन कुमार ने पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के साथ स्वतंत्रता दिवस के सफल आयोजन को लेकर की गई तैयारियों का निरीक्षण किया। उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण किया। अंतिम अभ्यास के दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं राधा गोविंद स्कूल के छात्र व छात्राओं के द्वारा बैंड की प्रस्तुति दी गई। उपायुक्त ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अंतिम चरण की तैयारियों की जानकारी लेते हुए कार्यक्रम के भव्य व सफल आयोजन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह स्थानीय सिदो कान्हू मैदान में पूर्वाह्न 9:05 से शुरू होगा। 15 अगस्त को उपायुक्त कार्यालय में प्रातः 10 बजे, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रातः 10:05 से, उप विकास आयुक्त कार्यालय में प्रातः 10:10 से, अनुमंडल कार्यालय में प्रातः 10:50 से, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में प्रातः 10:55 से एवं पुलिस लाइन रामगढ़ में प्रातः 11:10 बजे झंडा फहराया जाएगा। इस दौरान जिला स्तरीय वरीय अधिकारियों सहित अन्य उपस्थित थे।
चक्रधरपुर में 2 अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार। नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के नाम पर लेवी वसूली करने व बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों की गिरफ्तारी पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव प्रखंड की टेबो थाना क्षेत्र के सोंगरा चौक के समीप से की गई है। इसे लेकर मंगलवार को एएसपी पारस राणा ने आसनतलिया स्थित पोड़ाहाट अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। वहां चक्रधरपुर के थाना प्रभारी राजीव रंजन, टेबो थाना प्रभारी भी मौजूद थे। इस दौरान पोड़ाहाट अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पारस राणा ने बताया कि सोमवार की रात को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टेबो थाना क्षेत्र में 2 हथियारबंद व्यक्ति करला चंपवा गांव की ओर से हेसाडीह की ओर मोटरसाइकिल से होकर आ रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी दल का गठन किया। सड़क किनारे छिपकर अपराधी के आने का इंतजार कर रहे छापामारी दल ने इस बीच बिना नंबर प्लेट के अपाची मोटरसाइकिल पर सवार हथियारबंद एक युवक को पकड़ा। युवक बिरसा पूर्ति उर्फ चट्टान सिंह पूर्ति ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसका एक साथी सोमा बोदरा भी करला चंपावा की ओर से मोटरसाइकिल से आ रहा है तथा उसके पास एक देसी कट्टा है। इसे लेकर पुलिस ने सोमा बोदरा उर्फ गांजा नामक युवक को भी पकड़ लिया। सोमा बोदरा के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा बरामद किया। एसपी पारस राणा ने बताया कि पकड़े गए दोनों युवक पीएलएफआई मामले में पूर्व में जेल जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि दोनों युवक कुछ दिन पहले जेल से निकले हैं। दोनों ने भाकपा माओवादियों के नाम पर लेवी वसूली के नकली रसीद भी छपवाया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। दोनों युवक पहले पीएलएफआई के लिए काम करते थे, जिसे लेकर जेल भी गए थे, लेकिन जेल से निकलने के बाद दोनों भाकपा माओवादियों के नाम पर लेवी वसूलने के लिए टीम का गठन कर रहे थे। पकड़े गए युवक बिरसा पूर्ति उर्फ चट्टान सिंह पूर्ति टेबो थाना क्षेत्र के हलमत गांव व दूसरा युवक सोंगरा गांव के चेतन टोला का रहने वाला है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 12 बोर की एक राइफल, एक देसी कट्टा, एक अपाची मोटरसाइकिल, एक साइन मोटरसाइकिल, एक सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल फोन बीएसएनएल सिम सहित एक बैगनी रंग का स्मार्ट मोबाइल फोन सोनी कंपनी का बीएसएनएल सिम सहित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का लेवी रसीद बुक, 12 बोर बंदूक का एक लोहे का खोखा, 12 पीस छर्रा, 3 पीस पटाखा, हरा रंग का एक बैग बरामद किया गया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर को नोटिस जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024 को करेगी। इसके लिए मंगलवार को जेएसएससी में नोटिफिकेशन जारी किया है। मालूम हो कि जेएसएससी द्वारा इस परीक्षा का आयोजन बीते 28 जनवरी और 4 फरवरी को होना था। 28 जनवरी को परीक्षा का आयोजन किया भी गया था, लेकिन उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया था, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। गिरिडीह में हवलदार का शव घर पहुंचते ही फपक कर रो पड़ी बूढ़ी मां। हवलदार चौहान हेम्ब्रम का शव मंगलवार को सुबह उनके पैतृक गांव ताराटांड थाना क्षेत्र के पिंडाटांड गांव पहुंचा। शव देख 70 वर्षीय बूढ़ी मां फपक कर रो पड़ी। वह बार बार बेटे के शव से लिपट जा रही थी। अन्य परिजनों की आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे थे। पूरे गांव में मातम छा गया। बाद में आदिवासी परंपरा के अनुसार शव को गांव के श्मशान घाट में दफना दिया गया। झात हो कि 50 वर्षीय हवलदार चौहान हेम्ब्रम की सोमवार की सुबह हजारीबाग अस्पताल में कैदी शाहिद अंसारी ने हत्या कर दी थी। शाहिद अंसारी अस्पताल के कैदी वार्ड में इलाजरत था। वहां हवलदार चौहान हेम्ब्रम सुरक्षा में तैनात था। तभी कैदी ने मौका पाकर हवलदार की हत्या कर फरार हो गया था। शव के साथ ताराटांड थाना प्रभारी मुकेश कुमार पंडित दलबल के साथ पहुंचे थे। मौके पर पूर्व जिप सदस्य हीरालाल मुर्मू, गोपीन मुर्मू, वार्ड सदस्य बबलू मरांडी, रामजीत मुर्मू, रामजी सोरेन, रविलाल सोरेन, शिव सोरेन, चांद सोरेन, विशाल सोरेन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद। नेशनल हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को हरमू में गृह निर्माण के लिए मिलेगा जमीन।
भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को हरमू रांची में गृह निर्माण के लिए जमीन दिया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को झारखंड राज्य आवास बोर्ड की अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में लिया गया। निर्णय लिया गया कि सलीमा टेटे को हरमू रांची में सरकारी कोटा के तहत मकान निर्माण के लिए भूखंड संख्या P2 का आवंटन के लिए गए निर्णय के बदले इसके समतुल्य रकबा का भूखंड संख्या 10B के अंश भाग में अन्य भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं निक्की प्रधान को हरमू में सरकारी कोटा के अंतर्गत मकान निर्माण के लिए भूखंड संख्या P1 का आवंटन के लिए गए निर्णय के बदले समतुल्य रकबा का भूखंड संख्या 10A के अंश भाग में अन्य भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैठक में आवास बोर्ड के संपदाओं पर व्यावसायिक उपयोग करने वाले आवटियों का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया। आवास बोर्ड के विभिन्न आय वर्गीय शेष बचे और नवनिर्मित संपदाओं का आवंटन के लिए विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रधान सचिव वित्त विभाग, सचिव योजना एवं विकास विभाग, सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, प्रबंध निदेशक आवास बोर्ड सहित सदस्य अनिलाश साहू, गुलाम अहमद गोकुल, नितिन अग्रवाल, पवन महतो सहित विभिन्न विभागों के अफसर एवं इंजीनियर शामिल हुए। पीडीएस डीलर के कारण 18,000 कार्डधारियों को नहीं मिली चीनी, बोले डीएसओ करेंगे कार्रवाई। अंत्योदय एएवाई पीला राशन कार्ड के अधीन आने वाले लाभुकों को प्रतिमाह चावल, गेहूं, चीनी, दाल और नमक दिया जाना है। रांची जिला में 2,139 पीडीएस डीलर और 1,19,034 पीला राशन कार्डधारी है। जिला में पीडीएस डीलर की लापरवाही की वजह से 18,000 से अधिक कार्डधारियों को चीनी नहीं मिल सकी है। जानकारी के अनुसार पीडीएस डीलर को प्रति राशन कार्ड 1 किलो चीनी देना है, जिसके लिए पहले पीडीएस डीलर को चीनी के लिए प्रत्येक पीला राशन कार्ड के लिए 25 रुपये प्रति केजी राशि जमा करवाना होता है, जिसके बाद गोदाम से डीलर को चीनी मुहैया कराई जाती है। वहीं पीडीएस डीलर लाभुक से चीनी के बदले 25 रुपये वसूलता है, यानी 1 रुपया डीलर का कमीशन होता है। लेकिन अब तक जिला के 179 पीडीएस डीलरों ने चीनी के लिए राशि जमा नहीं की है। रांची जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत ने कहा कि वो इस मामले की जांच करेंगे। अगर पीडीएस डीलर द्वारा चीनी वितरण योजना के लिए राशि जमा नहीं करने के कारण चीनी का डीएसडी नहीं हुआ होगा तो उन डीलरों को शो कॉज किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता अंडर 17 बालिका वर्ग में झारखंड की टीम चैंपियन। दिल्ली के डॉक्टर आम्बेडकर स्टेडियम में आयोजित 63वीं अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की टीम चैंपियन बनी। फाइनल मुकाबले में झारखंड टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 4-1 के अंतर से पराजित कर चैंपियन बनी। झारखंड की ओर से फाइनल मुकाबले में संजना उरांव ने 2 गोल, उर्वशी कुमारी और बब्बिता कुमारी ने 1-1 गोल किया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने केवल 1 गोल किया। टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार झारखंड की ललिता बोनपाई को और टूर्नामेंट की बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार अनिशा उरांव को दिया गया। बता दें, सभी झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी JSSPS की खिलाड़ी हैं। झारखंड की बेटियों के शानदार प्रदर्शन और टीम की जीत पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरी टीम को बधाई दी। सुब्रतो कप 2024 अंडर 17 बालिका वर्ग प्रतियोगिता में अपराजेय रहते हुए झारखंड की बेटियों ने खिताब जीता। टीम ने पिछले मैचों में दिल्ली को 7-0, गुजरात को 3-0, अरुणाचल प्रदेश को 13-0, त्रिपुरा को 2-0 और हरियाणा को 4-2 से हराकर अपनी मजबूत छाप छोड़ी। 63वीं अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता की चैंपियन टीम बुधवार को फ्लाइट से रांची आएगी। टीम की कप्तानी प्रियतम तिर्की के जिम्मे थी। टीम में अनीशा उरांव, प्रतिभा भोक्ता, क्रांति उरांव, नैना कुमारी, चांदनी कुमारी, उर्वशी कुमारी, संगीता कुमारी, बबीता कुमारी, संजना उरांव, पुनीता कुमारी, पूजा कुमारी, सोनामती होरो, एबलिन कुजूर, पूनम कुमारी, ललिता बोयपाई शामिल थी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में चैंपियन बच्चियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।
सम्मान समारोह में चैंपियंस को राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन संयुक्त रूप से सम्मानित करेंगे। फाइनल में झारखंड की टीम के शानदार प्रदर्शन पर राज्य स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री बैद्यनाथ राम, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह, राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन सोरेंग, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल कोच सह भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के पूर्व निदेशक सुशील कुमार वर्मा, LMSC सदस्य मुकुल टोप्पो, JSSPS कोच सोमनाथ सिंह, टीम मैनेजर बिंदु कुजूर समेत खेल कोषांग के सभी पदाधिकारियों ने टीम को जीत की बधाई दी है। धनबाद NRHM घोटाले के आरोपी प्रमोद सिंह के ठिकानों पर ईडी की 10 घंटे छापेमारी। पद का दुरुपयोग कर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM के 6,97,43,832 रुपये के गबन मामले के आरोपी प्रमोद कुमार सिंह के 2 ठिकानों पर मंगलवार को ईडी की टीम ने दबिश दी। करीब 10 घंटे तक जांच एजेंसी ने प्रमोद के दोनों ठिकानों पर तलाशी ली। टीम ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं। इस दौरान प्रमोद वहां मौजूद नहीं था। जांच एजेंसी ने उसे 21 अगस्त को रांची कार्यालय में बुलाया है। टीम अपने साथ प्रिंटर मशीन लेकर आई थी। इस प्रिंटर मशीन के माध्यम से कई दस्तावेजों को साक्ष्य के तौर पर एकत्र किए जाने की बात कही जा रही है। टीम में करीब 10 लोग शामिल थे और 4 वाहनों के काफिले के साथ टीम सुबह पहुंची थी। देर शाम टीम छानबीन के बाद यहां से निकल गई। प्रमोद कुमार PHSC झरिया में अनुबंध पर कार्यरत था। उसके खिलाफ NRHM के विभिन्न कार्यक्रमों के एवज में आवंटित करोड़ों रुपए के फंड के गबन का आरोप है। इस पूरे प्रकरण को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के बिंदु पर जांच कर रही है। ईडी प्रमोद कुमार सिंह पर पूर्व में ACB धनबाद व रांची में दर्ज 2 अलग अलग कांडों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच के बाद ACB धनबाद ने प्रमोद कुमार सिंह के विरुद्ध 8 जून 2016 को कांड संख्या 46/2016 दर्ज किया था। उक्त प्राथमिकी के अनुसार प्रमोद कुमार सिंह PHC झरिया में 17,000 रुपये मासिक वेतन पर ब्लॉक खाता प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2008 से 2012 तक वह सिर्फ कैश बुक ऑफ रजिस्टर ही मेंटेन करता था, लेकिन अप्रैल 2012 में उसे खातों से जुड़ा काम दे दिया गया। ब्लॉक खाता प्रबंधक के रूप में उसे संविदा आधारित कर्मचारियों को वेतन देना था। इसके अलावा CMO या जिला स्वास्थ्य सोसाइटी से प्राप्त निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को धन वितरित करना था। आरोप है कि प्रमोद को NRHM निधि खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया था। उसने पद का दुरुपयोग कर NRHM निधि से 6.97 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। NRHM निधि की राशि को उसने अपने सहयोगियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया और उन खाता धारकों से नकद निकासी करवाकर रुपए ले लिए। इस राशि से अपने सहयोगियों के नाम पर वाहन खरीदा और उसका इस्तेमाल किया। बाद में उसका मालिकाना हक अपनी पत्नी प्रिया सिन्हा के नाम पर करवा दिया। NRHM फंड के दुरुपयोग और PHC झरिया व जोड़ापोखर, सिविल सर्जन धनबाद और वहां तैनात कर्मचारियों की भूमिका के लिए प्रमोद कुमार सिन्हा के विरुद्ध ACB रांची ने भी 26 अगस्त 2019 को कांड संख्या 15/2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में मामला ईडी के पास गया। फिलहाल ईडी की टीम 2 बार उसके ठिकानों पर दबिश दे चुकी है। पिछली बार भी 2 महंगे वाहन समेत कई दस्तावेज जब्त कर टीम ले गई थी। जमशेदपुर शहर के निजी स्कूलों की बच्चियों से पहले भी हो चुकी है दरिंदगी। मानगो की नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ वैन चालक द्वारा की गई दरिंदगी कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी जमशेदपुर के निजी स्कूलों में पढ़ने वाली अबोध बच्चियों से दरिंदगी हो चुकी है। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मंगलवार को जमशेदपुर अभिभावक संघ के बैनर तले महिलाओं ने SISP कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। साथ ही निजी स्कूली वाहन चालकों के चरित्र सत्यापन की मांग की। इससे जुड़ा एक मांग पत्र वरीय पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि शहर के निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं।
कहा कि 18 सितंबर 2015 को बिरसा नगर में स्कूली टेपो चालक द्वारा 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इसी तरह 15 मई 2016 को सोनारी में कक्षा 5 की छात्रा से वैन चालक ने दरिंदगी की, जबकि 2 अगस्त 2018 को एमजीएम थाना क्षेत्र में वैन चालक द्वारा कक्षा 6 की छात्रा के साथ वैन में दुष्कर्म किया गया। इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी प्रशासन की ओर से निजी स्कूली वाहन चालकों के चरित्र का सत्यापन नहीं किया गया। उन्होंने ऐसे सभी वाहन चालकों के चरित्र सत्यापन के साथ साथ उनका नाम, फोटो, फोन नंबर एवं घर का स्थायी एवं वर्तमान पता पुलिस एवं स्कूल के रिकॉर्ड में रखने की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने रिट पिटीशन 13029 1985 झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण ने 1 अगस्त 2011 को आदेश जारी कर निजी स्कूल प्रबंधन को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सुरक्षित घर से स्कूल आने व जाने के लिए स्कूल बस की व्यवस्था करने का आदेश जारी किया है। लेकिन जमशेदपुर में 1-2 स्कूलों को छोड़ डीएच किसी भी स्कूल की अपनी बस सेवा नहीं है। ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए निजी स्कूली वाहन पर निर्भर करना पड़ डीएचता है, जबकि इन सभी निजी स्कूली वाहन चालकों में से किसी एक का भी रिकॉर्ड न निजी स्कूल प्रबंधन के पास है और न ही जिला प्रशासन के पास है। वहीं अगर कोई अभिभावक अगर इस संबंध में स्कूली वाहन चालक की खोज खबर लेना शुरू करते हैं या फिर किसी स्कूली वाहन चालक के गलत कृत्य का विरोध करते हैं, तो उस क्षेत्र के सभी स्कूली वाहन चालक संगठित हो उस अभिभावक और उसके बच्चे का बहिष्कार कर देते हैं। ऐसे में कोई दूसरा स्कूली वाहन चालक उस बच्चे को स्कूल ले जाने से नकार देता है। थक हार कर अभिभावक चुप बैठ जाते हैं और निजी स्कूली वाहन चालक मनमानी करते रहते हैं। वहीं बच्चियों से दुष्कर्म जैसे अमानवीय घृणित कृत्य वाहन चालकों स्कूली द्वारा किए जाने की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। धनबाद तोपचांची में घर में घुसकर लाखों की चोरी। तोपचांची थाना क्षेत्र के बरवाड़ीह गांव में सोमवार की रात चोरों ने सरयू केवट के घर में घुसकर लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। चोर अलमारी तोड़कर नकदी और जेवरात लेकर भाग निकले। सरयू केवट ने बताया कि 6 से 7 की संख्या में चोर रात करीब 12 बजे उनके घर में घुसे और कमरे में अलमारी का ताला तोड़कर 2,70,000 रुपए नकद, 500 ग्राम चांदी के बिस्कुट कीमत 40,000 रुपए, 3 जोड़ी चांदी की पायल, 2 छोटे बक्से LIC बैंक के बॉन्ड पेपर लेकर फरार हो गए। भुक्तभोगी ने मंगलवार को तोपचांची थाना में लिखित शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच पुताल कर रही है।